नमस्कार दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से चल रहे होटल में लगी भयंकर आग में 21 लोगों की मौत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त करने की रस्म अदायगी कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी शोक संवेदना व्यक्त करने की रस्म अदायगी कर दी है। दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ने भी शोक संवेदना व्यक्त करने की रस्म अदायगी कर दी है। ऐसा ही होता है, लेकिन इन सब से कौन पूछे कि आपकी शोक संवेदना का वो तमाम लोग क्या करें जिनके परिजन, जिनके मां बाप भाई बहन रिश्तेदार आगजनी के शिकार हुए, उस होटल में जल मरे जो होटल अवैध तरीके से, गलत तरीके से चल रहा था, जिस होटल में 6 कमरों की अनुमति थी चलाने की और वहां 26 कमरे बने थे। फायर फाइटिंग कोई सिस्टम नहीं था, किसी भी तरह की एनओसी नहीं थी फायर विभाग की। नगर निगम से लेकर टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारी सब एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं, ब्लेम गेम चल रहा है। और जिनके रिश्तेदार, परिवार के लोग मारे गए, वो दहाड़े मारकर रो रहे हैं, उनका सब कुछ लुट गया क्योंकि उस होटल को गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था। और ये सब दिल्ली पुलिस, एमसीडी, दिल्ली सरकार के टूरिज्म विभाग, फायर फाइटिंग के लिए जिम्मेदार या फायर सेफ्टी के लिए जिम्मेदार अग्निशमन विभाग, इन सब की मिलीभगत से उस होटल को चलने दिया जा रहा था जो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से चल रहा था। और अब शीर्ष पर बैठे लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त कर दी है, उनका काम पूरा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने तो प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख देने का भी ऐलान कर दिया मृतकों के परिवारों को, घायलों के लिए 50-50 हजार। क्या करें आपकी शोक संवेदना का, क्या करें वो लोग जिनके परिवार के लोग मारे गए। एक परिवार तो ऐसा है गुरुग्राम का, जिस परिवार के 8 लोगों की मौत हुई, जल गए उस लाक्षागिरी में, जल मरे जो होटल गैर कानूनी तरीके से चल रहा था दिल्ली में, देश की राजधानी में। तो आप गिन के दे सकते हैं प्रधानमंत्री राहत कोष से कि 8 लोग मरे तो 16 लाख, लेकिन वो 16 लाख किनको देंगे? क्योंकि उस परिवार के लोग, 8 लोग जिसके मरे, जिस परिवार के, उस परिवार के सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ जो परिवार के मुखिया के पिता थे, वो आईसीयू में भर्ती हैं। राधे श्याम अग्रवाल नाम है उनका। अब उनका देखने वाला कोई रहा नहीं, उनका हालचाल देखने वाला कोई रहा नहीं, और वो खुद आईसीयू में, मैक्स में। उनका बेटा विवेक अग्रवाल, उनकी पोती, उनकी बहू, उनकी पत्नी, उनका पोता और कुछ रिश्तेदार जो गुरुग्राम से आए थे उन्हें देखने, और इसी होटल में जो गैर कानूनी तरीके से होटल चल रहा था, फ्लोरिश स्टे, इसमें उन्होंने कमरे ले लिए थे किराए पर, क्योंकि बगल में हॉस्पिटल में देखने में आसानी होती। पता चला कि विवेक अग्रवाल नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी मां प्रेमलता अग्रवाल नहीं रही इस दुनिया में, झुलसकर लाक्षागिरी में तब्दील हो चुके होटल में झुलसकर कैसे मौत हुई होगी। कितनी दर्दनाक, रूह कांपने वाली खबर है। जब मैं पढ़ रहा था बहुत देर तक उस खबर से निकला नहीं। विवेक अग्रवाल की पत्नी तर्जनी अग्रवाल, बड़ी बेटी जीविशा, छोटी बेटी वारिया, मामा अशोक गोयल जो देखने आए थे, और अस्पताल के पास होटल था इसलिए उन्होंने रूम ले लिए थे। सुबह करीब 7 बजे ये लोग राधे श्याम अग्रवाल को देखने गए, फिर वापस आए। उसी समय विवेक अग्रवाल की मौसी कमला और मौसा झावेरी लाल भी अजमेर से पहुंचे। मामा अशोक गोयल राजस्थान के किशनगढ़ के रहने वाले थे, और सब लोग फंस गए, सब लोग मर गए। अब राधे श्याम अग्रवाल हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में। पता नहीं उन्हें बताया भी गया है कि नहीं कि अब उनकी देखभाल के लिए भी कोई परिवार में नहीं बचा। बेंगलुरु में उनकी पोती पढ़ती थी, दादा से मिलने आई थी, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी 2-2 लाख का चेक देंगे तो किसको देंगे? मतलब प्रधानमंत्री राहत कोष से कौन लेगा चेक?
विवेक अग्रवाल के फादर इन लॉ, शायद प्रेम बंसल नाम है, उनका बयान देखा, बेचैन है क्योंकि उनका सब कुछ लूट गया, बेटी, दामाद, नाती, नातिन, सब। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि शोक संवेदनाओं का जो नाटक होता है ना, यह नाटक कुछ घंटे के लिए होता है। अखबार में खबर छप गई, हर अखबार के पहले पन्ने पर छपा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के फोटो के साथ, रेखा गुप्ता के फोटो के साथ, एलजी की खबर, सब जगह छपा हुआ। कितनी बड़ी बात कर दी कि शोक संवेदना व्यक्त कर दी, 4 लाइन की औपचारिकता, एक्स पर भी लिख दिया, ट्विटर पर भी लिख दिया। लेकिन जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में सरकार बीजेपी की, एमसीडी में बीजेपी लंबे अरसे से, एमसीडी में तो बीजेपी का कब्जा रहा है, बीच में 2-2.5 साल आम आदमी पार्टी, लेकिन उसके पहले लंबे समय तक शीला दीक्षित के समय भी और उसके बाद भी टूरिज्म डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस, वो तो लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री है, वो मुखिया है। और इन सब की मिली भगत से ये होटल, 6 कमरों का होटल, जिसे 6 कमरों के लिए लाइसेंस मिला, वो 26 कमरे चला रहा था। वहां फायर फाइटिंग के कोई इंतजाम नहीं थे, न अलार्म, न स्प्रिंकलर्स, न हाइड्रेंट, न कोई निकासी की व्यवस्था, न किसी तरह की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं थी। जबकि दिल्ली में फायर सेफ्टी रूल्स कहता है कि 12 मीटर से ऊंची इमारत को फायर सेफ्टी के लिए एनओसी भी चाहिए और हर तरह की व्यवस्था वहां होनी चाहिए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। क्या लगता है आपको कि दिल्ली पुलिस को पता नहीं होगा कि गैर कानूनी तरीके से मालवीय नगर में एक इमारत में 26 कमरे बनाकर होटल चल रहा है और वहां 40-40, 60 लोग रह रहे हैं? टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिसने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत 6 कमरों के लिए लाइसेंस दिया था उस होटल के मालिक को, क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट को नहीं पता था कि वहां क्या चल रहा है? क्या एमसीडी को पता नहीं था कि क्या गोरख धंधा चल रहा है और सब कुछ गलत तरीके से चल रहा है? बिल्डिंग को जरूरत से ज्यादा 2-3 फ्लोर बनी थी पहले, जब परमिशन मिला 5 फ्लोर बना दिया, पूरी तरह से पैक था, टिफिन ग्लास चारों तरफ से ऐसा बंद कि अंदर आग लगी और धुआं फैला और उसके बाद सब लोग उसमें दम घुटकर जलकर मरे। जो बचे कैसे, उसकी तस्वीरें आपने देखी होगी, उनकी तस्वीरें, जब वो शीशा तोड़कर या कोई खिड़की ऊपर खुली उससे कूदकर नीचे जान बचाने के लिए कूदे, और नीचे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इंतजाम किया कि कोई घर से, दुकान से गद्दे लाकर नीचे बिछाकर किसी तरह से जो कूदे वो गद्दों से कुछ लोग बचे, हालांकि कुछ लोग 8-10-12 लोग हॉस्पिटलाइज हैं। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये शोक संवेदना व्यक्त करने की रस्म अदायगी के बाद वो परिवार, उनके घाव पर, उनके जख्म पर जो ताउम्र जिंदगी भर के लिए लग गया, मरहम लग जाएगा? अचार डालें क्या शोक संवेदना का? क्या करेंगे इस शोक संवेदना का? क्यों यह आक्रोश इसलिए व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि बार बार यह बात कही गई है कि दिल्ली में फायर सेफ्टी के इंतजाम, एनओसी, बिल्डिंग्स को गलत तरीके से बनाया जाना, जो दिल्ली सरकार और एलजी के भीतर है। अब एलजी की तरफ से खबर आ रही है मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन खबर तो आज के अखबार में यह भी छपी है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले कहा था, 5 महीने पहले चेताया था कि इस तरह के जो होटल, रेस्तरां या जो भी चीजें चल रही है, गेस्ट हाउस, उनकी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जांच हो जाए, फायर सेफ्टी की जांच हो। कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि होटलों और व्यावसायिक इमारतों में अग्निशमन उपकरणों की नियमित जांच की जाए, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता सुनिश्चित की जाए, मॉक ड्रिल हो, और ये सब अदालत ने एमसीडी, दमकल विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को संभावित कार्रवाई के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे 5 महीने पहले एक पीआईएल के जवाब में। क्या हुआ? और बीते कुछ दिनों में पहले पालम बिहार में मौत हुई आगजनी से, फिर विवेक बिहार में, और पता चला कि पिछले 3-4 महीने में लगभग 46-47 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में मैं कहीं आंकड़ा देख रहा था कि 1000 लाइसेंसी होटल चल रहे हैं जिनमें सिर्फ 52 के पास फायर सेफ्टी है। अब बात आती है कि इसमें ब्लेम गेम की, और बात आती है कि यह किसकी जिम्मेदारी थी। मैं अभी इंडियन एक्सप्रेस में खबर देख रहा था, हालांकि जब सुबह सुबह उस परिवार के बारे में मैंने देखा, हर अखबार में खबर जब देखा कि अग्निकांड में कैसे एक परिवार उजड़ गया। सीए थे विवेक अग्रवाल, 45 साल उनकी उम्र थी, गुरुग्राम से आए थे। उन्होंने होटल में कमरा लिया जैसा कि मैंने बताया, और उसके बाद जब उनकी छोटी बेटी 17 साल की वारिया 11वीं में पढ़ती थी, मौसा जैसा कि मैंने कहा अजमेर से आए थे, रिटायर्ड थे,
12 साल की 12वीं में पढ़ने वाली जीविशा बीटेक करने के लिए बेंगलुरु गई थी, जो दादा को देखने आई थी। ये सब इस दुनिया में नहीं है। मैं जब ये खबर को पढ़ रहा था अखबार में पहले पन्ने पर, पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि क्या होगा उस परिवार में जब एक शख्स बच गए जो हॉस्पिटल में है। पता नहीं उन्हें बताया भी गया है या नहीं, और जब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें देखने के लिए उनकी एक्सटेंडेड फैमिली के रिश्तेदार जो आए थे वो, और उनकी पत्नी, बेटा, पुतोह और पोते पोती इस दुनिया में नहीं है, उन पर क्या गुजरेगी, कितना बड़ा शौक होगा। उस शौक को शोक संवेदना से कहीं मरहम लगाया जा सकता है क्या? अब आप कह सकते हैं इसमें प्रधानमंत्री मोदी, रेखा गुप्ता या एलजी का क्या कसूर? सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस, सवाल यह है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट, सवाल यह है कि यह सब मिली भगत। अब जैसे मैं आज देख रहा हूं एक्सप्रेस में गायत्री मनी की एक रिपोर्ट है कि किस तरह से हर महकमा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। दिल्ली पुलिस, एमसीडी, फायर डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट। इसमें पता चला कि दिल्ली सरकार का महकमा जो है पुलिस और एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत 6 रूम की परमिशन थी और 26 रूम बना लिए गए। गौर से सुनिएगा। एमसीडी का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि वहां कोई रेस्टोरेंट चल रहा है। टी स्टॉल के लिए तत्काल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया था, इसके लिए वेरिफिकेशन जरूरी नहीं होता, जबकि हकीकत यह है कि एमसीडी को पता था कि वहां टी स्टॉल प्रॉपर रेस्टोरेंट की तरह चलाया जा रहा है, क्योंकि उसी में जो होटल है फ्लोरिस स्टे, उसमें बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत जो उनको लाइसेंस मिला उसमें रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति नहीं होती, किचन और रेस्टोरेंट, लेकिन वो सब बेसमेंट में चला रहे थे, बेसमेंट में रूम भी था। एक्सप्रेस में यह है कि एमसीडी का कहना हमें पता नहीं कि वहां रेस्टोरेंट चल रहा था। सबका सुनिए, टोपी ट्रांसफर। टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि 2024 में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, 3 साल के लिए लाइसेंस मिला था। उसके बाद दिल्ली पुलिस और टूरिज्म डिपार्टमेंट की टीम ने वेरीफाई किया, तब उन्हें लाइसेंस मिला। इस लाइसेंस की शर्त होती है कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का मालिक भी उस मकान के 1/3 हिस्से में रहता हो, और मालिक उसमें नहीं रह रहा था। 1/3 हिस्से मतलब अगर 6 रूम आप देते हैं तो 1/3 हिस्से में 3 रूम में आप रहिए, लेकिन 9 रूम का अधिकतम हो सकता है। हालांकि इसको लेकर कंफ्यूजन है, मैं पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 1/3 में आपको रहना होता है, तो एक शर्त का ये इसमें उल्लंघन था। और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और टूरिज्म डिपार्टमेंट की टीम पहले वेरीफाई करती है उस बिल्डिंग को जिसको ये ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत लाइसेंस मिलता है। तो वेरीफाई किया होगा कि बिल्डिंग तो 26 कमरों की बिल्डिंग है, बेसमेंट तक में रूम बने। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मकान मालिक वहां रहता है, और इतना ही नहीं, मकान मालिक को हर 15 दिन में दिल्ली पुलिस को बताना होता है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह है बेड एंड ब्रेकफास्ट में कब कितने गेस्ट आ रहे हैं और कितने गेस्ट रह रहे हैं। मतलब दिल्ली पुलिस को यह चेक कर रखना होता है कि अगर किसी को बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत लाइसेंस मिला है जिसकी अधिकतम कमरे की संख्या 6 होनी चाहिए टूरिज्म डिपार्टमेंट से, तो उसमें कितने रह रहे हैं, फाइल मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, ऑक्यूपेंसी का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ियां तो नहीं है। ये दिल्ली पुलिस का काम है। इसी में टूरिज्म डिपार्टमेंट कह रहा है कि अब दिल्ली पुलिस का काम है कि नियम कायदे के हिसाब से सब ठीक चल रहा है कि नहीं चेक करे। लोकल पुलिस का काम है कि रेगुलर विजिट करके पता रखे कि कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा। और यह बात सही है कि जो वहां का बीट कांस्टेबल होगा, जो वहां का एसएचओ होगा, उन सबको पता होगा कि यह होटल 6 कमरों की जगह 26 कमरों का होटल है और वहां गैर कानूनी तरीके से हर काम हो रहा है। तो किसी की जिम्मेदारी भी तय होगी कि नहीं। सवाल यह है, चाहे एमसीडी के टॉप लेवल के अधिकारियों की, चाहे फायर सेफ्टी के टॉप लेवल के अधिकारियों की, चाहे उस इलाके के एसएचओ से लेकर डीसीपी तक, क्योंकि सबको पता होगा। और अब कहा जा रहा है मालवीय नगर में 18 से ज्यादा, एक मोहल्ले में, एक इलाके में 18 ऐसे गेस्ट हाउस कहें, होटल कहें, बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत चलने वाला होटल कहें, जो भी कहें, अब आइडेंटिफाई किया गया जब 21 लोगों की मौत हो गई, बल्कि वो आंकड़ा शायद 22 हो गया। अब तक क्या कर रहे थे? और यही होता है, हर मौत के बाद आप जगते हैं और उसके बाद आप तरह तरह की के बयान देने लगते हैं कि जांच हो रही है, चेक हो रहा है, सबको फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट सर्वे कर रहा है, दिल्ली पुलिस चेक कर रही है, एमसीडी कर रहा है, टूरिज्म, ये सब पहले। इसी में है, एमसीडी का कहना है कि अगर कोई तत्काल स्कीम में एक लाइसेंस फी देकर टी स्टॉल लगाता है, टी स्टॉल रखता है, तो उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लाइसेंस मिलता है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट का काम है इंस्पेक्शन करे और वही लाइसेंस देता है। ये एमसीडी कह रहा है।
मतलब एमसीडी टूरिस्ट डिपार्टमेंट को कह रहा है कि आपने लाइसेंस दिया, आपका काम है इंस्पेक्शन कीजिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट कह रहा है बेड एंड ब्रेकफास्ट एक्ट के तहत हमारा काम सिर्फ इतना चेक करना है कि वहां सोफा, बेड, मैट्रेस, वॉशरूम प्रॉपर हाइजीन है कि नहीं। फायर और बिल्डिंग प्लान से हमारा कोई मतलब नहीं है। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि वहां फायर फाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं था, नहीं कोई एनओसी था। एमसीडी इसमें एक लाल डोरा का एंगल भी एमसीडी के अधिकारी दे रहे हैं। अब बताइए कि वहां फायर फाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं, फायर सेफ्टी के रूल का सीधे सीधे उल्लंघन, ना कोई, जैसा कि मैंने बताया कि ना कोई हाइड्रेंट था, ना कोई स्प्रिंकलर था, ना कोई अलार्म सिस्टम था, ना कोई फायर डिटेक्टर था, स्मोक डिटेक्टर नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं, कुछ भी नहीं। और सब कुछ दिख रहा है, मोहल्ले के लोग जान रहे हैं कि सब यहाँ गैर कानूनी चल रहा है, और मोहल्ले के लोग जान रहे हैं तो जाहिर है पूरा सिस्टम जान रहा होगा। लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, किसी की कोई जिम्मेदारी। अब जांच होगी, जांच में कुछ दिन के 2-4 दिन ये खबरें छपेगी, फिर उसके बाद उस पर पर्दा पड़ जाएगा और फिर उसी तरह से चलती रहेगी। फिर अगली बार कोई ऐसी मौत हो जाएगी, फिर प्रधानमंत्री, दिल्ली के एलजी, दिल्ली के मुख्यमंत्री सब बयान दे देंगे, औपचारिकता हो जाएगी, जय जय, खत्म बात। मरने वाले जिनके परिवार के लोग मर गए, उनके परिजन ताउम्र संताप को झेलेंगे और लगेगा कि कहां जाकर ठहरे और क्या हुआ। और कैसी तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से लोगों ने जान बचाई। उनका कोई कसूर नहीं जो वहां ठहरे, कसूर उस पूरे सिस्टम का है जिसमें टॉप टू बॉटम सारे लोग शामिल हैं, जिन्हें पता होगा वहां चल रहा मोटा, इसके बदले रिश्वत भी ली जा रही होगी, मोटी फीस वसूली जाती होगी। पूरे इलाके में जितने भी ऐसे गैर कानूनी गेस्ट हाउस या होटल्स चल रहे हैं, उन सारे होटल से लोकल पुलिस वाला से लेकर फायर डिपार्टमेंट से लेकर जो भी कंसर्न अधिकारी, एमसीडी, सब मोटा पैसा हर महीने, हर हफ्ते, जिसको हफ्ता वसूली करते, हफ्ता वसूला जाता होगा। लेकिन आपने रस्म अदायगी कर दी। अब जिनके परिवार के लोग मारे गए, अब जैसे अगर खबर आ रही है कि एलजी ने बुलाई बड़ी बैठक, तो सवाल उठता है एलजी साहब ऐसी घटनाओं का इंतजार कर रहे थे? एलजी तो लगातार, इसके पहले वीके सक्सेना थे, अभी तरनजीत सिंह संधू हैं, और सरकार दिल्ली में अब बीजेपी की है, लेकिन ऐसे भी एलजी केंद्र सरकार को ही रिपोर्ट करने वाला सिस्टम है, गृह मंत्रालय के अधीन। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर वो होटल चल रहे थे। जैसे खबर आ रही है कि एमसीडी ने उच्च स्तरीय जांच शुरू की। सवाल उठता है कि उच्च स्तरीय जांच एमसीडी ने शुरू की तो एमसीडी को पता होगा कि वहां 4-5 साल से ऐसा होटल चल रहा है। खबर में कहीं देख रहा था कि इस होटल को लवकेश बजाज नाम के आदमी ने खरीदा, इस बिल्डिंग को, जो पहले जर्जर से बिल्डिंग थी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की, उन्होंने खरीदा। नीचे उसमें खादी भंडार जैसा था, खादी के कपड़े की दुकान थी, उसको तोड़ फोड़ करके रेनोवेट करके 5 फ्लोर का उसने होटल बना दिया। किसी जय मिश्रा आदमी की जिम्मेदारी दी जो चला रहा था, उसी जय मिश्रा के नाम से शायद लाइसेंस है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट देता है, बेड एंड ब्रेकफास्ट। हर अखबार में लापरवाही की, हर अखबार में गैर कानूनी तरीके से किस तरह से दक्षिण दिल्ली में इसी इलाके में चल रहे हैं उसकी खबरें, और नियम को की धज्जियां उड़ाकर कहें, नियम को एकदम रसातल में डालकर डस्टबिन में फेंक कर जैसे चल रहे थे वो सारी खबरें हर अखबार में। लेकिन बात यही है कि ऐसी खबरें आ तो गई, लेकिन अब कार्रवाई कौन करे? जब हाईकोर्ट के कहे का, हाईकोर्ट की फटकार का, हाईकोर्ट की गाइडलाइंस का, या कभी किसी और महकमे के गाइडलाइंस का, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का, इन सब की जब परवाह नहीं करता है वो सिस्टम, वो अधिकारी, वो पूरा महकमा, चाहे एमसीडी जो भी महकमा हो, तो फिर ठीक है, आज मौत हो गई, अब मातम मना लीजिए, 4 दिन अखबारों में छपेगी, 3 दिन 2 दिन चैनलों पर चलेगा, और उसके बाद फिर बात खत्म हो जाएगी। अगर ये दिल्ली के एमसीडी के अधिकारियों की टॉप लेवल तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होती, उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होता, अगर दिल्ली पुलिस के जो वहां के जो अधिकारी हैं, एसएचओ से लेकर और ऊपर तक जिम्मेदारी नहीं तय होती है, अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट जिसने 6 रूम के लिए अगर लाइसेंस दिया और 26 रूम चल रहे थे और उसके बाद वो लीपापोती करके वो चलने दे रहे थे, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं होता, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद यहां से, और फायर डिपार्टमेंट जो आज पल्ला झाड़ रहा है कि वहां कुछ भी नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए था कि 12 मीटर से ऊंची इमारत है और वहां अगर कुछ नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सब कुछ आज दिल्ली से लेकर, एमसीडी से लेकर, फायर डिपार्टमेंट से लेकर, एलजी से लेकर, सब कुछ बीजेपी सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार हो चाहे नीचे की व्यवस्था हो। तो ये जिम्मेदारी का सवाल है, जिम्मेदारी से बचने का सवाल है। और उसके बाद
उन मौतों के बाद उन परिवारों के मातम पर शोक संवेदना व्यक्त करके रस्म अदायगी करने का सवाल है। देखते हैं, कल की तस्वीरें देखी, उसमें बहुत चेहरों के बारे में भी पता चला कि जिन्होंने जान जोखिम में डालकर फरिश्तों की तरह बहुत सारे लोगों को बचाया। जो बचे वो स्थानीय लोगों की मेहनत, मशक्कत या एक इंसानियत थी जिसमें बहुत सारे लोग बचे। उस पर मौका मिलेगा दूसरा वीडियो करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करेंगे, गर्मी का मौसम है, जून जुलाई, इस मौसम में आग ज़्यादा लगती है। उम्मीद करेंगे कि ऐसी कोई बुरी खबर किसी और इलाके से ना आए। लेकिन सुबह जब मैं ये खबर पढ़ रहा था, उसी वक्त खबर मुजफ्फरपुर से आई कि एक हॉस्पिटल में वहाँ आग लगी और 3 या 4 की मौत हॉस्पिटल में हुई। फिलहाल नमस्कार।